नेक्स्ट जो हमारा है कि जो इकोलॉजी है, उस इकोलॉजी के अंदर जो वाटर होता है, जल है, ये जल किस तरह से किसी भी सजीव को प्रभावित करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी के गुण देखें तो पानी के गुण क्या क्या हैं। तो पानी क्या है, सॉल्युबल है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और पानी के अंदर H2O पाया जाता है। वाटर, ये वाटर जो है वो तीनों अवस्थाओं के, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों स्टेज के अंदर पाया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और वाटर के अंदर लगभग 105 डिग्री का कोण उपस्थित होता है। ये हमने सारी वाटर के प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखा। तो जल किस तरह से लिविंग बींग्स को इफ़ेक्ट करता है, यहाँ पर हम उस टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, मृदा में उपस्थित जल की जो मात्रा होती है, में जो वृद्धि होने के कारण जो है वर्षण या अवक्षेपण बन जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेशंस कहते हैं। सॉइल में उपस्थित जल की मात्रा में क्या हो जाता है, ग्रोथ, वृद्धि होने के कारण वर्षण या अवक्षेपण कहते हैं। जो है वर्षा का जो जल है, वर्षा जलवाष्प, बर्फ, ओले के रूप में पानी पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। तो पानी का ही अलग अलग रूप है, वर्षा, जलवाष्प यानी जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, और वाटर वेपर भी कहते हैं, और आर्द्रता भी कहते हैं। बर्फ़ के रूप में भी जल प्रेजेंस होता है, ओले के रूप में भी जल प्रेजेंस होता है। इस प्रकार जो जल है वो अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर प्रेजेंट होता है, और ये अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर प्रेजेंट होकर जो वेजिटेशंस होती हैं उसको इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखें तो जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर हम देखें तो वाटर की जो है ये उत्तरी गोलार्ध पर लगभग 61% तक, 61%, और दक्षिणी गोलार्ध पर लगभग 81% जो होता है वो जल में डूबा हुआ है। गोलार्ध जल में डूबे हुए हैं, और लगभग पृथ्वी का 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, और जिसमें 29% ही भाग है, भूभाग है, पृथ्वी है। और जिसमें भी उसी 29 भूभाग में भी 98% भाग जो है पर जो है वो महासागरों में पर पाया जाता है, और बर्फ़ के रूप में पाया जाता है पानी। केवल मात्र 0.27% ही जल जो है वो पीने के लिए अवेलेबल है। अब इस 0.27% जल का ही उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों को कंप्लीट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भोजन बनाने में, कपड़े धोने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो अब अगर हम वाटर की साइकिल देखें तो जो जल की साइकिल है, सबसे पहले देखिए कि जल की साइकिल है तो यहाँ पर जो है जल, जैसे ओशियंस है, सी है, रिवर है, इनके द्वारा जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जल जो है वो सनलाइट के द्वारा जब लाइट इस ओशियंस पे गिरती हैं तो जो जल है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण इवोपरेट हो जाता है, और इवोपरेट होकर क्लाउड्स के फॉर्म में बादलों के अंदर वर्षा जल वाष्प के रूप में स्टोर हो जाता है, और वापस जो है वो टेम्परेचर के कम होने पर रेनफॉल या वर्षा के रूप में पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जल चक्र में वर्षा जल हमें के रूप में जल हमें पुनः प्राप्त होता है, और वाष्पीकरण के द्वारा ये जल वाष्प के रूप में बादलों के अंदर स्टोर रहता है। तो ये इस चक्र को हम यहाँ पर जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखें तो इफ़ेक्ट ऑन रेन ऑन वेजिटेशन जो है, अगर हम इसके जो वर्षा जल है उसका वनस्पति पर प्रभाव देखें तो किस तरह से ये इफ़ेक्ट डालता है। सबसे पहले देखें कि अगर 0 से लेके 25 सेंटीमीटर की वर्षा हुई है तो इस तरह जो वेजिटेशन हमें मिलेगी, तो वहाँ पर डेजर्ट यानी मरुस्थलीय एरिया रहेगा, बहुत कम वनस्पति हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर 26 से लेकर 75 सेंटीमीटर की जो रेन हुई है तो वहाँ पर हमें ग्रास लैंड यानी कि वहाँ पर घास स्थलीय वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। इस तरह अगर 76 से 125 सेंटीमीटर की अगर वर्षा हुई है तो वहाँ पर हमें डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल हमें देखने को मिलता है। और अगर लगभग 126 से लेकर बहुत अधिक
सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है तो वहाँ पर हमें रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो जो पर्टिकुलर एरिया जो होते हैं, अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर ये हमने अभी पढ़ा कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स किस तरह से एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए जो रेन है वो किस तरह से यहाँ पर इफ़ेक्ट करती है वेजिटेशन को। तो यहाँ पर लिविंग बींग्स को इफ़ेक्ट कर दिया। तो ये रेन है, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो एबायोटिक कंपोनेंट ने किस तरह से इफ़ेक्ट किया है वेजिटेशन को। तो अब देखें यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह जो अफ्रीका है उसके अंदर सवाना लैंड्स पाए जाते हैं, यूरोप में है वो पेरीज पाई जाती है, लैंड्स पाए जाते हैं, रशिया के अंदर है वो स्टेपिस लैंड्स कहलाते हैं, और राजस्थान के अंदर जो है वो थार डेजर्ट्स मरुस्थल पाया जाता है। ये डिपेंड है, कंडीशंस जो होती हैं वो डिपेंड होती है रेन पर या जल पर, इसकी मात्रा निर्भर करती है वेजिटेशन पर। वेजिटेशन की जो ग्रो होती है वो जल की मात्रा पर निर्भर करती है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो कंपोनेंट्स हैं वो है टेम्परेचर, जो कि ये भी एक तरह का एबायोटिक कंपोनेंट है। टेम्परेचर वो एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि प्लांट्स के अंदर उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने और उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए नेसेसरी होता है। लगभग 0 से लेकर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग रहने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, मरुस्थलीय पादप होते हैं, वो लगभग 66 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी अपने आप को ग्रो करने की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप होती है। जैसे यीस्ट सेल हैं वो लगभग 114 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करती हैं। बैक्टीरिया हैं वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहने का काम करते हैं। इसी तरह हम अगर देखें तो यहाँ पर मेगाथर्मस जो है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर जो है वो तापमान की जो है सामान्य अवस्थाएं पूरे वर्ष भर तक इक्वल टेम्परेचर ही पूरे साल भर तक उनके अंदर पाया जाता है। तो इस तरह की जो वेजिटेशंस पाई जाती है उसे मेगाथर्मस पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशंस के अंदर डेवलप होती है। मीज़ोथर्मस है उसके अंदर जो है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट्स होता है, और ये अल्टरनेट टेम्परेचर्स होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी हाई होता है कभी लो होता है। तो इसके अंदर जो वेजिटेशंस बनती है वो लगभग डैशोडियस फॉरेस्ट या पर्णपाती वनस्पति, इस तरह के हमें इस तापमान के अंदर पर्णपाती वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पर है मैक्रोथर्मस। मैक्रोथर्मस के अंदर जो है वो लगभग मिक्स्ड टाइप के कॉनिफर्स फॉरेस्ट हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर कम तापमान उपस्थित है, माइक्रोथर्मस। और इसी तरह माइक्रो यानी अधिक तापमान होने पर मिक्स्ड कॉनिफर्स। और यहाँ पर लग रहा है हैकियोस्ट्रोथर्मस। हैकियोस्ट्रोथर्मस अति न्यून तापी, बहुत कम तापमान इसके अंदर। तो इस तरह में एल्पाइन वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पर देखा जैसे रेन वेजिटेशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, उसी तरह जो टेम्परेचर है वो भी वेजिटेशंस को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस देखें तो जियोग्राफिकल कंडीशंस में हमें इस तरह से रेंज जो टेम्परेचर है वो वेजिटेशंस को इफ़ेक्ट करता है। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स, तो देखें सबसे पहले प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर क्या क्या चेंजेस करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एंजाइम्स की एक्टिविटी। तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक जो एक रेट होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इंक्रीज़ हो जाती है और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टेम्परेचर के कारण इफ़ेक्ट होती है। तो ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा है जैसे ट्रांसपिरेशंस है। तो टेम्परेचर है वो ट्रांसपिरेशन का एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। जैसे वाष्पोत्सर्जन, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तेज हो जाती है तो जल जो है वो पत्तियों से निकलकर वाष्प में बदल जाता है, जिससे कि पौधे में मुरझा जाते हैं। और ये अगर
लगातार चलता रहे तो पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो इसी देखें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शंस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर जो जल के अवशोषण की क्षमता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो सामान्य रहती है, लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ जाने पर जो है जल के अवशोषण की क्षमता घट जाती है, और जिसके कारण अवशोषण की रेट कम हो जाती है, जिसके कारण प्लांट्स के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के कारण भी प्लांट्स नष्ट हो जाते हैं। या जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो प्लांट्स जो है वो डेड होने के कारण रहेगी, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी और प्लांट नष्ट हो जाते हैं। तो ये डिफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शंस ऑफ टेम्परेचर और अवशोषण का आपस में संबंध है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो प्रभावित करती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित करती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सामान्य रहेगी, 10 से लेकर 25 तक ये सामान्य रहेगी। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है लगभग क्लोरोफिल जो पाया जाता है, जो कि सनलाइट से डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसको क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो नष्ट होने का लग जाएगा टेम्परेचर के कारण, और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण में वेजिटेशन जो है क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने के कारण वेजिटेशन यहाँ पर ख़त्म होने लगती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए एक रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल कम होती है, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन जब बढ़ जाती है तो प्लांट जो है वो उसके अंदर क्रिया एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण प्लांट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर वर्नेलाइजेशन है, तो वसंतीकरण है। ये वसंतीकरण किसे कहते हैं? वसंतीकरण जो है जैसे किसी भी जो सीड्स होते हैं उन सीड्स को कुछ देर के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या उनको भिगो कर रख दिया जाता है, जिससे कि उनके अंदर कम तापमान के अंदर उसको फ्रीजिंग कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो जल्दी से जल्दी कवर हो सकते हैं। तो वर्नेलाइजेशन की प्रक्रिया भी टेम्परेचर के द्वारा इफ़ेक्ट होती है, वसंतीकरण, जिससे कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग पीरियड समय पर आ जाता है। और नेक्स्ट जो है वो जैसे मूवमेंट है, जो प्लांट्स जैसे ट्यूलिप है, क्रोकस है, इसके अंदर जो है वो प्लांट्स के अंदर जो इसके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कोरोला है का जो ओपन और क्लोज होना, वो मूवमेंट जो है वो भी टेम्परेचर के कारण इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह जो प्लांट्स को है मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर के कारण इफ़ेक्ट होता है। और नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी वृद्धि और विकास पर भी तापमान जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे लो टेम्परेचर है इफ़ेक्ट है, जैसे डेसिकेशंस या निर्जलीकरण की प्रक्रिया भी तापमान के कारण ही प्रभावित होती है। इसी तरह प्रशीतन जो है, प्रशीतन या फ्रीजिंग इंजरी, ये भी तापमान के कारण होती है। या द्रतशीतन, ये भी चिलिंग इंजरी, ये होने वाली घटनाएं हैं, ये तापमान में परिवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं हैं। जैसे अगर पाला पड़ गया, जिसे पाला पड़ना कहते हैं, या बहुत टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाना को हम पाला पड़ना कहते हैं। तब क्या होती है, जो प्लांट की जो इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो उसके अंदर क्रिस्टल्स जो होते हैं, वाटर जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, और क्रिस्टल फॉर्म में बनने के कारण प्लांट क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्म में भी इसको हम शामिल कर सकते हैं कि प्लांट्स जैसे उसके प्लांट के अंदर जो हमने देखा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में लगभग 70% तक जल या 90% तक जल पाया जाता है। तो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के कारण जो प्लांट जो है वाटर जो है वो प्लांट डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसका सब्स्टिट्यूट देखें तो जैसे जो ठंडी क्लाइमेट्स के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर पाए जाते हैं जिसकी के कारण प्लांट्स के अंदर क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पर देखें
तो हैं वो क्रिस्टल बनने के बाद भी प्लांट्स जीवित रह जाते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट्स होती है वो कैसी है, कोल्ड, ठंडी है। जिस क्यों बन जाते हैं, जीवित रहते हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है ये जल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या जो होती है कम होती है, और जो डिजल्व शर्करा होती है वो प्रोटीन्स अधिक मात्रा में उसके अंदर पाया जाता है। और कोशिका रस का जो कंसंट्रेशन, ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसका जो हिमांक बिंदु है यानी जमाव बिंदु है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वो प्लांट जो होते हैं वो लो जलवायु यानी ठंडी जलवायु में भी अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। जिसे आगे देखें तो हम देखें कि जो हाई टेम्परेचर होता है, उच्च तापमान में भी जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो प्रोटीन होता है वो कोगुलेट यानी कि स्कंदित हो जाता है, और जीव द्रव्य समाप्त हो जाने के कारण प्लांट की डेथ हो जाती है। लेकिन जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर हीट प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। उसके लिए कौन कौन से प्लांट्स के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पर देखें तो जो सीड्स के अंदर वाटर की कमी हो जाती है, और जो जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स में जो प्लांट्स की जो बार्क होती है, छाल होती है, वो मोटी हो जाती है। उसके अंदर कोशिका रस जो पाया जाता है सेल से, उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो लीफ होती हैं उसके स्थान पर उसके अंदर कांटे बदल जाते हैं, और लीफ के अंदर वैक्सी लेयर्स उसके अंदर या क्यूटिकल की लेयर्स उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा पोजीशन ऑफ लीफ डायरेक्शन सनलाइट के अपोजिट होती हैं, स्ट्रोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं, जिसके कारण भी जो है प्लांट्स के अंदर मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण कि जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे खुद को सर्वाइव करने का काम कर लेते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर देखा कि लो टेम्परेचर होने पर भी जो क्लाइमेट्स प्लांट्स के अंदर क्या क्लाइमेट्स के चेंजेस होते हैं, जिसके कारण भी लो टेम्परेचर में प्लांट सर्वाइव कर पाता है। तो प्लांट्स के अंदर इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखें कि प्लांट्स के अंदर जैसे जैसे एटीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के अंदर जो वेजिटेशन है वो चेंजेस पाई जाती है। जैसे आइस ऊपर की ओर जाने पर हमें आइस कंडीशंस मिलती हैं, जहाँ पर हमें मॉसेस और लाइकेंस देखने को मिलते हैं। और अगर धीरे धीरे नीचे की ओर लैटिट्यूड पोजीशन पर आते हैं तो हमें कॉनिफर्स फॉरेस्ट और डेसिडियस ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम यहाँ पर लैटिट्यूड पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, डेजर्ट ग्रासलैंड्स हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है, कॉनिफर्स है, और फिर वापस टेम्परेचर के कम होने पर वापस मॉस और लाइकेंस और आइस कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह जो टेम्परेचर है वो उसका इफेक्ट हमें झील में भी, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, वो भी उसमें भी हमें देखने को मिलता है। जैसे सर्दी के दिनों में झील का जो ऊपर परत, बर्फ़ की परत बन जाती है, लेकिन फिर भी जो लिविंग बींग्स हैं, वो प्लांट्स हैं, वो झील के अंदर सरवाइव करते हैं। जैसे उसका कारण होता है, उसके कारण झील को 3 भागों के अंदर बांटा गया। एपिलिम्नियन यानी अधो सरोवरी, मेटालिम्नियन यानी मध्य सरोवर, और हाइपरलिम्नियन यानी अधो सरोवरी। तो इस तरह यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर कंडीशंस में पाया जाता है, और लगभग झील के अंदर 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर वो हायर कंडीशंस के अंदर पाया जाता है। फिर भी वेजिटेशन जो उसके अंदर, ये लिविंग बींग्स जो झील के अंदर पाए जाते हैं वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि लगभग 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो झील के अंदर आंतरिक सतह के अंदर पानी अपना तापमान मिनिमम बनाए रखता है। इस तरह जो हमने देखा कि इस टॉपिक के अंदर लाइट और टेम्परेचर किस तरह से प्लांट्स के बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स को इफ़ेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड रहते हैं।